शो ऑफ वाली बहू। नेहा के शौक बड़े निराले थे। दिखावा और शो ऑफ उस पर भरा पड़ा था। एक दिन, अरे रीमा, ये क्या, कैसा स्वेटर पहना है, सिलाई कितनी मोटी है। मेरी माँ ने बनाया है ये स्वेटर। देखो इतनी सर्दी है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं। ओ यार, आज के जमाने में कौन पहनता है माँ के हाथ का स्वेटर। अरे मैं तो कहती हूँ आज के समय में माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। देख मेरा स्वेटर देख। हाँ, आज ऑफिस में सारे तेरा ही स्वेटर देख रहे थे। वही तो, ऐसी चीज पहनो कि दुनिया देखे। और बात भी कर रहे थे कि न जाने कैसे इतने पतले स्वेटर में सर्दी रोकी होगी बेचारी ने। बात भी सही थी। फैशन के नाम पर बेचारी नेहा सारा दिन कड़कड़ाती ही रह गई। नेहा की शौफ और खुद को फिट रखने की आदत उसकी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। ये लीजिए मैडम, इसे लेने के लिए तो आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3,000 में ये आपको पूरे 6 महीने तक साफ और गोरी निखरी त्वचा देगा। देखिए, दिखाया ना सैंपल मैंने आपको। हाँ लेकिन थोड़ा महंगा है, पर चलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे दीजिए। नेहा महंगी क्रीम लगाकर ऑफिस जाती है और सोचती है कि वो बहुत सुंदर लग रही है कि तभी वहां मनीष आ जाता है। हाय नेहा, हाय रीमा, क्या हाल है तुम दोनों के। अरे यार रीमा, तेरा चेहरा तो चमकता रहता है, जरा मुझे और नेहा को भी टिप्स दे दे। ओ कम ऑन, मेरा नाम मत लो। देखो आज मैं कितनी गोरी और चमकीली लग रही हूँ। कितनी पुती पताई सी शक्ल लग रही है तेरी। लग रहा है मानो कितनी क्रीम की लेयर लगा रखी है। यार रीमा, इसे नहीं सुनना, पर मुझे तो बता दे। अरे कुछ नहीं, बस रोज अच्छे से चेहरे को धोकर दूध वाली मलाई लगा लो चेहरे पर, खूब फ्रूट्स खाओ और पानी जमकर पियो, देखो चेहरा कैसे खिलता है। हाँ, फ्रूट्स के रेट्स देख रही हो ना कैसे आसमान छू रहे हैं। वैसे जो तूने क्रीम लगाई है ना, उसके लिए भी तो कुछ पैसे खर्च ही होंगे। कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अरे उसी रेट में फ्रूट्स तो आ ही जाते। ये बोलकर मनीष वहां से निकल जाता है, लेकिन नेहा का मुंह लटक जाता है। अरे नेहा, तू भी ना उसकी बात का बुरा मान रही है। आखिर बॉयज क्या जाने गर्ल्स का फैशन। अरे नॉट एट ऑल, उस बेवकूफ की बात का बुरा मैं क्यों मानूं। मैं जानती हूँ कि हाई क्लास को समझना उसकी बस की बात नहीं है। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब सैलरी आते ही नेहा महंगे पर्स, महंगी चप्पलें और महंगे कपड़ों पर पैसे लुटा देती है और महीने के आखिर तक लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। यार रीमा, कुछ पैसे उधार देना, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ ले ले नेहा, पर वक्त से वापस कर देना, क्योंकि ये मैं तुझे सेविंग्स दे रही हूँ और तू जानती है ना इसका इंटरेस्ट कितना आता है। सेविंग का इंटरेस्ट? नहीं यार, मैं नहीं जानती, कितना आता है। ओह अच्छा, छोड़ ना, चल ये पैसे रख। नेहा का समय ठीक से गुजर जाता है, लेकिन अगले महीने सैलरी आने पर, नेहा यार वो पैसे जो मैंने दिए थे वो लौटा देना, मुझे भी कोई काम है। अरे यार, इस बार ना मैंने गुच्ची की घड़ी ले ली है, अगले महीने पक्का। अगले महीने फिर नेहा से रीमा पैसे मांगती और फिर वो कोई खर्चा गिना देती। एक बार रीमा मनीष से कहती है, यार बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन नेहा ने 3 महीने पहले पैसे लिए थे कि 1 महीने में वापस कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिए। रुक, मैं कुछ करता हूँ। अरे देख कहीं उसके घर तक बात न जाए, वरना सास और पति के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वहीं नेहा घर पर, सासू माँ, आज खाने में मैंने ब्रोकली और ब्राउन राइस बनाए हैं। अरे बेटा, ये सब मैं नहीं खा पाती हूँ, तू तो बस सिंपल रोटी दाल ही दे दे। हाँ नेहा, क्या ये तुम रोज रोज खिलाती हो, हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अरे लेकिन यही ट्रेंड में चल रहा है। क्या करते बेचारे माँ बेटे, नेहा की आदत से वो भी परेशान थे। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है तो मनीष वहां आता है। अरे यार मनीष, ये क्या है तेरे हाथ में? बैग है पराड़ा का, आई होप तूने सुना होगा।
यस यार, ऑफ कोर्स। और ये वाला तो 20,000 का है ना, मैंने ऑनलाइन देखा था। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है अपनी बीवी के लिए। मेरी बहन रहती है ना वहाँ, तुम तो जानती हो इंडियन करेंसी और डॉलर के बीच का अंतर। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरे लिए भी मंगवा देना। अब देख यार, तुझे चाहिए तो तू रख सकती है, क्योंकि मेरी बीवी को स्टाइल कम पसंद आया था और वो इतने महंगे बैग लेने में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि 10,000 का बैग खरीद कर 1,000 रुपये रखने से अच्छा है कि 1,000 रुपये का बैग खरीदे और 9,000 उसके अंदर रखे। हो, उसे फैशन का पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो 10,000 और ये बैग मेरा। मनीष नेहा को बैग दे देता है और सीधा रीमा के पास जाता है। रीमा, ये ले तेरे पैसे जो तूने नेहा को दिए थे। अरे थैंक्स यार, लेकिन तू ये कैसे लेकर आया? मैंने लोकल बाजार से एक बड़े ब्रांड के जैसा दिखने वाला बैग खरीदा 200 रुपये में, और अमेरिका और ब्रांड के नाम पर नेहा को दे दिया। ऐसे तो वो तेरे पैसे वापस नहीं करती। फिर क्या था, रीमा और मनीष हंसने लगते हैं। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन, अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बह की बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत। कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है।
अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है। वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लुटेरी बीवी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ मैं भी देख दिया ऐ परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू, की गल, तुसी किवें नाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना औखा बिहेव किता, फिर भी आ मेरे तो इन्ने प्यार नाल गल किवें कर सकदी आ। मां नू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती आ कि एक ना एक दिन तुहाड़ा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू, तबियत शबियत ता ठीक सी? तबियत छड्डो मां, मैनू लगदा इसदा दिमाग हिल गया।
ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो? मैं ठीक आ ते मेरा दिमाग भी। बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच कितना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है। उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता, मेरा लैपटॉप किथे आ? बहू, मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि, मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता। ते वेख, मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी, अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा, तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रहली, इथे रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने मां पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता ते तू छड्डो परे, मेरी ही गलती आ जे आखा उत्थे तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई। जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उथे ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े, मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा, ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती। एक ता घर छोड़ा, नाल चोरी भी की, कोई मेहणु माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। हुन इथे की लेना या? हमारी जिंदगी के साथ घर ता तू पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफी लायक नहीं। मैं कमली सी उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे इस सच्चे प्यार नु बोझ समझती बैठी। मैनू माफ कर दो। जे मेरी नूर रानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या, फिर किस बात का रूसना मनाना। केड़ी नूर रानी? रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए, मां याद कर। तेरे घर विच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी। और फिर की मानता रहिया, गलती हो गई सी, एक गलती ता रब भी माफ कर देता, ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ, माफ कर दे। मैं बोल रही आ, ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी, इसदा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जिवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ कर देता है।